निवेश की प्लानिंग होती है तो केवल सही आर्थिक रणनीति या सही निवेश का विकल्प का चुनाव करना ही काफ़ी नहीं होता है। आप जिस निवेश के विकल्प में निवेश कर रहे हैं उसके तमाम फीचर्स आपको पता होने चाहिए। किस तरह से आपके आर्थिक लक्ष्यों के साथ वो जो निवेश विकल्प है वो मेल खाता है, तालमेल बैठता है इन दोनों चीज़ों में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। निवेश को लेकर बहुत सारे लोग आपको कई तरह की स्ट्रैटेजीज बताएंगे। आपका काम है अपने लिए सही रणनीति का चुनाव करना। वो आप कर सकते हैं आपके आर्थिक लक्ष्य को देखते हुए, उस पर कितना समय आपने दिया है, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये सब चीज़ों का मुआयना करके आपको जो है अपने लिए एक सही निवेश रणनीति का चुनाव करना होता है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन हम सब जानते हैं एक मूल मंत्र है और आपने कई एक्सपर्ट्स के जरिए सुना होगा कि एसेट क्लास के तहत अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अगर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति जो है वो अपनानी चाहिए। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो आपको लोग नहीं बता पाते या नहीं समझा पाते हैं। आज इन्हीं सब अनकही बातों पर हम बात करेंगे जिनको लेकर अभी तक निवेशकों को जागरूक नहीं किया गया है। पीयूष चंद्रा, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आईएफएल सिक्योरिटीज, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, स्वागत है आपका। डाइवर्सिफिकेशन की एक सीख जो कि बहुत अहम होती है आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग में, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे ना डाइवर्सिफिकेशन को लेकर ऐसे हैं जो लोगों को अधिकतर समय बताए नहीं जाते हैं, और इसीलिए भी बताए नहीं जाते क्योंकि वो थोड़े से पेचीदा होते हैं पीयूष, और इसीलिए लोग आसानी से उनको समझ नहीं पाते और इसीलिए एक्सपर्ट्स जो है उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, उससे आगे। लेकिन आज हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। एसेट क्लास के तहत अपने आप को डाइवर्सिफाई करना और विविधता का फ़ायदा उठाना पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कहाँ कितना फ़ायदा उठाया जाए, किस तरह की एसेट क्लास का बाज़ार की किस तरह की चाल पर जो है असर पड़ता है, और कैसे उस चाल को ध्यान में रखते हुए आप अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। थोड़ा सा सधे हुए निवेशकों के लिए होगी ये चर्चा, लेकिन सीखना तो बनता है। बताइए पीयूष। थैंक यू कविता। आपने बहुत सही बात कही कि एसेट क्लास का हमारे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे बहुत ही गहरा असर होता है। हर साल एसेट क्लास परफॉर्मेंस वेरी करती है और एक नया एसेट क्लास बाकी एसेट क्लासों से अच्छा परफॉर्म करता है, पर एक इन्वेस्टर हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास में निवेश नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे लार्जर रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। अगर आप देखें तो जैसे कि एफडी या एनसीडी ने कैलेंडर ईयर 2020-2021 में मुझे नहीं ध्यान आता, बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बड़े एवरेज रिटर्न दिए हुए हैं। क्योंकि कोविड के कारण सेंट्रल बैंक ने ग्लोबली ब्याज दरें कम कर रखी थी, जिनके कारण फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स के रिटर्न्स काफी कम थे। उसी समय गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया 2019-2020 में। अगर हम कैलेंडर ईयर रिटर्न की बात करें तो करीब 2019 में 27-28% और 2020 में करीब 24% के आसपास रिटर्न दिया है। और ऐसा लास्ट टाइम गोल्ड में 2008-9 में हुआ था, जब ग्लोबल मार्केट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, लीमन क्राइसिस हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। गोल्ड में रिटर्न्स आने में करीब करीब 10 साल लग गए, मतलब गोल्ड की रिटर्न की रैली आने में करीब 10 साल लग गए। पर अगर आप आज के दौर की बात करें तो फिक्स्ड इनकम निवेश के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लगभग पीक आउट हो रहे हैं। तो जो एफडी या एनसीडी पे जो आज की तारीख में रिटर्न्स मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आईएफएल फाइनेंस का भी एक एनसीडी चल रहा है जो करीब इन्वेस्टर्स को 9% के आसपास की यील्ड दे रहा है। तो इस तरीके के विकल्प, और सिमिलरली बैंक एफडी के जो रेट्स हैं, इस तरीके के विकल्प अगर आप फिक्स डिपॉजिट में देखना चाहें तो बहुत अच्छे विकल्प हैं आज की तारीख में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एडवाइजर से, और या अगर हम खुद रिसर्च कर रहे हैं निवेश करने के लिए, तो अपने रिस्क को समझें और उस प्रकार से अपनी इस तरीके से रणनीति बनाएं कि हम डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कमा सकें। बिल्कुल।
बहुत ज़रूरी है कि तमाम सिनेरियो को समझकर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन पीयूष साथ ही उतना ही ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाएं। जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि अच्छा अक्रॉस एसेट क्लासेस आप बस जो है टॉप पिक्स और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में आप बटोर लें और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी इस चलते बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। एक सिंपली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी आपको बढ़िया कमा कर दे सकता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि आपके लिए वो कौन सा सही तरीके का निवेश का विकल्प है। तो एक तो आप हमें ये बताएं कि सिंपल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, उसके बाद मैं आपको अगला सवाल पूछती हूँ। हालांकि मुझे अभी पूछना था लेकिन मैं बाद में पूछती हूँ, बताइए। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की कि एसेट डाइवर्सिफिकेशन या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में परफॉर्मिंग फंड भर लें, बल्कि आप अपने रिस्क को समझते हुए और अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम होराइजन को समझते हुए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें कि आपके रिस्क के अनुसार एसेट क्लासेस मौजूद हों। ऑब्वियसली वो बहुत ही, अगर आप बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा इक्विटी ऐड कर सकते हैं, पर कोशिश यही होती है किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की या किसी भी एक्सपर्ट की इन्वेस्टमेंट में कि एक क्लाइंट के लिए एक बेहतर और बैलेंस पोर्टफोलियो बना के दे, जिससे कि उसका रिस्क एपेटाइट उसके ध्यान में रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ पीयूष जहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों से चूक हो जाती है वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल तो भले ही वो फॉलो कर देते हैं, लेकिन जब वो निवेश विकल्प का चुनाव करते हैं ना उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के, और मेरे ख्याल से आप शायद इस जवाब का जो इस जवाब को आप किसी उदाहरण के जरिए शायद समझाना चाहें। हिस्टोरिकली उस एसेट क्लास को देखते हैं, ठीक है, काफ़ी मिलता जुलता सवाल है, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर आप किसी भी एसेट क्लास को पकड़ें और हिस्टोरिकली उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसको अपने पोर्टफोलियो में बटोर लें, तो कई बार ऐसा होता है कि जो मौजूदा समय होता है, मौजूदा समय में आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जिस तरह से आपने निवेश के विकल्प को चुना हुआ है, वो शायद भले ही हिस्टोरिकली बेहतर परफॉर्म किया हो, लेकिन आपके निवेश के मकसद से बिल्कुल भी दूर हो। ये एक चीज़ है जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है आपने कविता। अगर मैं हिस्टोरिकल एसेट क्लासेस के रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 10 साल के अगर मैं रिटर्न लेता हूं, तो जो इन्फ्लेशन हमारा रहा है पिछले 10 साल में करीब 5.5% के आसपास का है। तो ऑब्वियसली जो भी पोर्टफोलियो आप बनाएंगे या बनाना चाहेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि 5.5% जो हमारा इन्फ्लेशन है उससे ऊपर क्या रिटर्न बना, तभी तो अल्फा जनरेट हुआ पोर्ट। अगर आप इक्विटी को देखें तो हिस्टोरिकल रिटर्न करीब 12% के आसपास है। ये मैं पिछले 10 साल के फिगर ले रहा हूँ। और जब मैं इक्विटीज की बात कर रहा हूँ तो मैं निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 50 बेस्ट कंपनीज इंडिया की जो है वो वही है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी। और अगर 10 साल में सीएजीआर रिटर्न आप दूसरा डेट का देखें तो करीब 6.5% के आसपास का, 6.5-7% कह लीजिए, उसके आसपास का है। और जो सबसे ज्यादा क्लोज और सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड एसेट क्लास है हमारे देश में, रियल एस्टेट, उसका रिटर्न करीब 6.5% के आसपास है। और ये मैं नहीं कह रहा, या कोई, ये आरबीआई का एक हाउस प्राइस इंडेक्स जो आरबीआई प्रिंट करता है उसके रिटर्न्स हैं। तो लास्ट 10 साल में 6.5% रिटर्न रियल एस्टेट से हैं, 7% के आसपास के रिटर्न डेट से हैं, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से, और करीब 12% के आसपास के जो हैं वो इक्विटी से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में पूरा इक्विटी ही भर लें, बिकॉज इक्विटी, जैसे आपने कहा कि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी रिस्क के साथ आता है। तो अगर मैं 12% की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है हर साल दर साल उसने 12% रिटर्न दिया है, उसने एट एन एवरेज 12% रिटर्न दिया है। तो कुछ कुछ ऐसे साल भी इसमें हैं जो 2009 कोविड के टाइम के साल है जहां पे रिटर्न काफी ज्यादा नेगेटिव, कुछ कुछ अच्छे साल भी हैं जहां रिटर्न कोविड के बाद काफी अच्छा रहा एक साल में। तो एवरेजली रिटर्न देखना चाहिए, बजाय शॉर्ट टर्म रिटर्न देखने के कि 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में क्या रिटर्न रहा। जनरली जो एडवाइजर एडवाइस करता है वो 5 साल के रिटर्न को या 10 साल के रिटर्न देख के एडवाइस करता है, क्योंकि आप 5 या 10 साल में मार्केट की, किसी भी मार्केट की, मैं इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट की भी के लिए भी ये कहता हूँ,
फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी कहता हूँ कि या कमोडिटीज के लिए भी ऐसा होता है कि आप या एक या दो साइकिल देख लेते हैं। एक अप ट्रेंडिंग साइकिल हो सकती है और एक डाउन ट्रेंडिंग साइकिल हो सकती है। तो आप एक दो साइकिल देख सकते हैं तो आपका रिटर्न एट एन एवरेज इस तरीके से बैठ जाता है। तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं अपने जहन में रखना, और उसको ध्यान रखते हुए आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है, जो कि पहला आपका आपका जो पोर्टफोलियो आपको डिफरेंट मार्केट सिनारियोज में अच्छा रिटर्न दे, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो आपका इन्वेस्टमेंट लक्ष्य है, जो आपका जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बैलेंस रिटर्न दे पाए। एक और चीज़ जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अधिकतर समय पर पीयूष, जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो लोग बाजार की चाल के मुताबिक ही पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये एक सोच आपकी एक एसेट क्लास के तहत सही हो सकती है, लेकिन बाजार की एक चाल हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था की एक चाल हो गई, तमाम तरह के सेक्टर्स हैं, जब उनमें ऊपर नीचे होता है तब किस तरह के निवेश विकल्प से आपको फ़ायदा हो सकता है, जोखिम हो सकता है, इन ट्रिगर्स को और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। तो बाजार के अलावा और तमाम एसेट क्लासेस जो भी मौजूद हैं जिनमें हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ईच एसेट क्लास के लिए किस फैक्टर को ध्यान में रखें ताकि अगर एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए दूसरा काम करे। यही मूल मकसद भी होता है डाइवर्सिफिकेशन का, लेकिन वो फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कविता। मैं जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करेंगे तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज वो बताएगा कि साहब आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कोर पोर्टफोलियो, जो कि आपके लंबे टाइम होराइजन के हिसाब से या आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें कि हर तरीके के मतलब काफी सारे एसेट्स होते हैं, जिसमें कि आपका इक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, कमोडिटी का भी कोई थोड़ा पोर्शन हो सकता है। तो और दूसरा जो पोर्टफोलियो का पार्ट होता है वो टैक्टिकल पार्ट होता है। वो जिस तरीके की थीम या जिस तरीके की इकोनॉमिक चाल चल रही है इस समय बाजार में, उसको उसको मद्देनजर रखते हुए आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए है। 100 रुपए उसको अगले मान लीजिए 10 साल के लिए निवेश करना है। तो ऑब्वियसली आपको एक्विटीज में इन्वेस्ट करना बनता है, लेकिन इन 10 सालों में कुछ ऐसे भी समय आएंगे जब आपका डेट या कमोडिटी एज एन एसेट क्लास ज्यादा बेहतर करेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं, जो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, नॉन कोर पोर्टफोलियो है, कि आपको उन मार्केट्स में भी अच्छा रिटर्न और बैलेंस रिटर्न प्राप्त हो। जैसे कि बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको हम समझ सकते हैं कि जैसे इन्फ्लेशनरी मार्केट होता है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपके जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं या गोल्ड है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जहां पे हमारा इन्फ्लेशन काफी कम है और हमें बड़ा स्केर्सिटी ऑफ डिमांड है, तो उस दौरान हमारा पोर्टफोलियो या हमारे पोर्टफोलियो में जो एडजस्टमेंट होगा बहुत ही डिफरेंट टाइप होगा एज कंपेयर टू एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते समय, जब आप अपने एडवाइजर के साथ बैठते हैं। मैंने पहले भी आपके सीरियल के माध्यम से कई बार निवेशकों को समझाया है कि आप अपने एडवाइजर से मुश्किल सवाल पूछें, और बहुत मुश्किल सवाल पूछें, कि क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है जो वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है। और जो निवेशक खुद रिसर्च करते हैं तो उनको ये और सोचना चाहिए कि क्या मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से इकोनॉमिक सिचुएशंस को कैपिटलाइज करने के लिए पॉइज्ड है कि नहीं। अगर है तो मैं किस तरीके से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। और सिमिलरली जब जो एडवाइजर होता है उसको भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्लाइंट का पोर्टफोलियो इन वेरियस मार्केट सिचुएशंस बैलेंस्ड है और पॉइज्ड है उस मार्केट के एनवायरनमेंट में रिटर्न्स देने के लिए।
चलिए, तो यहाँ पर हमने डाइवर्सिफिकेशन के वो मायने समझे हैं जो शायद निवेशकों को नहीं पता होते या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग